ये नाक है और ये पूरा का पूरा मुंह वाला स्ट्रक्चर। আর একটা ওয়ালের পাশে বর এখান থেকে বউ সবাই কি হইছে মরে আছে নাকি সবাই? शुभ प्रभात पुरी से। एक्चुअली मैं ये जो हमारी गवर्नमेंट OTDC की बस है, तो सुबह सुबह 6:30 बजे मैंने कर ली थी और इसका किराया था 535 रुपये, जो कि मुझे पंथ निवास से मिली। अच्छा, दो जगह है, एक पंथ निवास है और एक पंथ भवन है। तो जो बस है वो पंथ निवास में मिलती है, तो कृपया कंफ्यूज ना हो। पंथ भवन में और पंथ निवास में दोनों जगह आपको टिकट मिल जाएगा। इवन आपको रेलवे स्टेशन में भी टिकट काउंटर है, कुल मिला के 5 टिकट काउंटर है। तो बस जो है पंथ निवास के सामने मिलती है, जैसे उसके मेन गेट के सामने। तो जो पूरी दर्शन का पहला हमारा पड़ाव है वो है एक्चुअल में धौली। तो धौली हम लोग निकलने वाले हैं और पूरी से तकरीबन 60 किलोमीटर पड़ता है धौली। अच्छा, धौली जाने से पहले बस वाले एक जगह पे आप लोग रुकेंगे जहाँ पे आप लोग नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो मैंने आलू बंडा या आलू बड़ा ऑर्डर कर दिया था। ये तकरीबन 50 रुपये के मुझे 4 पीस पड़े, तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे, तो गाइड के अलग चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। OTDC में ऑलरेडी एक गाइड रहते हैं और साथ में ड्राइवर रहते हैं, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। जो गाइड आपको बताए तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। दूसरी बात ये, गाइड ने हमें ये सजेशन बताया था कि तकरीबन हम लोग को 5 घंटे लगने वाले हैं सारी जगहों को घूमने के लिए। टोटल 12 घंटे, 7 घंटे जो हैं वो ट्रेवल में लगने वाले हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें काफ़ी समय लगने वाला है, और 5 घंटे जो हैं साइट सीइंग के लगेंगे। तो धौली जो है हमारा पहला पड़ाव है। नाश्ता सुबह सुबह कर ले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीच में फिर नंदन कानन में ही आपको खाना खाने के लिए अलग से टाइम मिलेगा, तकरीबन आधा घंटा। तो सुबह नाश्ता कर लें और नंदन कानन तकरीबन हम लोग पहुँचेंगे 1-1:30 बजे, और वहाँ से हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा कोणार्क, जो कि तकरीबन 2 से ढाई घंटा ट्रेवल में लग जाता है। देखिए, थोड़ा बाएं तरफ नजर डालो। ये कलिंग बैटल फील्ड का मेन पार्ट है। 2500 साल पिछले इसी जगह पे कलिंग लड़ाई हुआ था। साल था 326। अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण करता है। पोरस उनका विरोध करते हैं, साथ में अन्य राजा भी मिलकर उनका विरोध करते हैं, और यहाँ पे कई सारे राजाओं के विरोध द्वारा इतना डिमोरलाइज उनकी सेना हो जाती है अलेक्जेंडर की, कि खुद ही अलेक्जेंडर की सेना में विद्रोह हो जाता है और अलेक्जेंडर को भारत की सीमा में पहुँचने के बाद वापस लौटना पड़ता है। फिर आता है 324 बिफोर क्राइस्ट, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, चाणक्य की सहायता से। तो उन्होंने धनानंद को पराजित कर दिया था, और फिर शुरू हो जाता है उनका साम्राज्य का विस्तार होना, जो कि दक्षिण भारत की सीमा तक पहुंच जाता है। परंतु दक्षिण भारत में एक्चुअल में विस्तार होता है बिंदुसार द्वारा, जो कि 297 BC में बनते हैं सम्राट, और उनका साम्राज्य चलता है 273 तक। 273 से लेके 268 तक गृह युद्ध चलता रहता है मौर्य साम्राज्य में, यानी अशोक के बीच और सुशीम के बीच। कहते हैं कि बिंदुसार कुल मिला के 99 बेटे थे, जिनकी हत्या अशोक ने कर दी थी, इसीलिए उनको चंड अशोक यानी उनके पीठ पीछे उनको बुलाया था। तो ये जो धौली जगह है, यहाँ पे एक्चुअल में अशोक द्वारा 262 BC में हमला किया जाता है, और कलिंग युद्ध जो है वो यहाँ पे हुआ था। तो कलिंग युद्ध में तकरीबन कहते हैं कि 3 से 5 लाख लोगों की मृत्यु जाती है, जिसमें 2 लाख तो सीधे सोल्जर्स थे, और बाद में फिर अकाल पड़ना, स्लॉटर हो जाना कई लोगों का। तो यहाँ पे सिविलियंस भी मरते हैं, तकरीबन 3 लाख सिविलियन मारे जाते हैं। और ये दया नदी के बगल में होता है। दया नदी के ही बगल में काफ़ी उपजाऊ जगह थी, परंतु होता यह है कि जब यहाँ पे युद्ध होता है, इतना रक्तपात होता है, पूरी नदी लाल पड़ जाती है। यहाँ पे 1972 में एक्चुअल में निप्पन देश यानी जापान देश के द्वारा यहाँ पे मॉन्यूमेंट बनाया गया। तो ये एक तरह का मॉन्यूमेंट है, मोनेस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये रहा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश एक समय में भारत था। भारत में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, तब आता है ब्राह्मण वंश का काल। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा उस ब्राह्मण काल की या ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होती है। तब तक विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध देश भारत रहता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय में परिवर्तन आता है, तो वो फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप कैमरा वगैरह ले आ सकते हैं, तो ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हैंड स्टैंड है वो अलाउ नहीं है यहाँ पे।
तो अभी काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। क्या देखिएगा, यहाँ पे जो बस है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट ही रुकेगी, ज़्यादा आधा घंटा। तो नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बस के गाइड द्वारा। गाइड को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, 300 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बताए थे वो उनको दे देने हैं, ताकि इकट्ठा वो जो पैसे वगैरह हैं आगे लगने वाले हैं टिकट के, हर जगह जाने के, वहाँ पे वो प्रोवाइड करवा देंगे उनको। तो आपका समय बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके सिंगल आपको पैसे देने पड़ेंगे, लाइन लगना पड़ेगा। तो जो उड़ीसा टूरिज्म OTDC जो बस है उससे आते हैं, तो बस में ही आपको धौली आने से पहले ही आपसे कंडक्टर उस चीज़ की डिमांड करेंगे, तो आप उनको उन चीज़ों का प्रोवाइड करवा दीजिएगा। धौली जो है एक्चुअल में पुरी से भुवनेश्वर की ओर अगर आप आते हैं तो रास्ते में पड़ता है तकरीबन 60 किलोमीटर, भुवनेश्वर तकरीबन 65 किलोमीटर पड़ता है। तो ये भुवनेश्वर के पास में ही है। जैपनीज़, हाँ, फ़ोटो वगैरह जब खिंचवाइएगा तो पहले रेट वगैरह फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि कभी कभी पैसे वगैरह आपने बात नहीं की है तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लग जाएंगे, है ना। तो पहले पैसे के लिए, फ़ोटो के लिए बात कर लें कि कितनी फ़ोटो कितने रुपए की लगने वाली है। आपने एक फ़ोटो खिंचवाई है तो उसके पैसे आपको बता दी जाएंगे, हाँ भाई आपके इतने पैसे लगने वाले हैं, यानी एक फ़ोटो के इतने रुपये लगेंगे। बट एक चीज़ और है, कभी कभी जोश में आके 5-6 फ़ोटो एक हद तक खिंचवा ली जाती है। तो आप जानते हैं अगर बल्क में कोई चीज़ लोगे तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। तो उन चीज़ों के विषय में भी बात कर लें, बाद में फिर बहसबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो गाइड का काम है वो सिर्फ बस तक ही सीमित रहता है, बस से ले जाना, बस से वापस आपको पहुँचाना। हाँ, नंदनकानन में वो आपको टूर करवाएंगे, आपके साथ रहेंगे, उसके अलावा आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, जो 300 रुपये आप एक्स्ट्रा लगने वाले हैं उस चीज़ का या उनका फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप प्राइवेट गाड़ी लेके आते हैं, ऐसे हो गया, बाइक लेके आते, तो आपको या तो उस डेस्टिनेशन से पहले आपको रोक दिया जाएगा या फिर आपको उस जगह की पार्किंग के एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। फॉर्चुनेटली ये सब उन 300 रुपये में ही इंक्लूड है। एक चीज़ और, 12 साल से कम यानी छोटे बच्चों का जो टोडलर्स हैं उनके सिर्फ 180 रुपये ही लगने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप धौली के मोनूमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे 5 छतरियाँ हैं। वो एक्चुअल में भगवान बुद्ध के 5 शिष्यों को इंडिकेट करती हैं। साथ में 4 मूर्तियाँ हैं जो बौद्ध धर्म से बिलोंग करती हैं। फिलहाल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1972 में बना हुआ था, काफ़ी पुराना हो गया था। अच्छा, रही बात कैमरा की, तो लिंगराज मंदिर में कैमरा, मोबाइल, पर्स, इन सब की मनाही है। वहाँ पे आप ना ले जाएँ तो बेहतर है। सब कुछ यानी सारे सामान अपने बस में छोड़ दें, बस में ही आपको सारे सामान वापस मिल जाएंगे। धौली अभी गए हुए थे जिस मिनी बस से, उसमें आप कोई भी सामान ना रखें। जो बस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी OTDC वाली यानी उड़ीसा टूरिज्म वाली, उसी बस में आप रखें, मेन वाली बस। वापस अपनी सीट में आपको वो सामान मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि नंदनकानन में आपको 100 रुपये लगेंगे कैमरा वगैरह के लिए। उसके अलावा बाकी जगहों पे आपको कैमरा के लिए आपको अलग से पे नहीं करना है। एक बात और, यहाँ पे कई जगहों में आपको काजू, किशमिश, बादाम देने वाले काफ़ी रहेंगे, जो बोलेंगे कि आपको 200 रुपये में, 300 रुपये में 1 किलो, आधा किलो काजू, किशमिश, बादाम मिल जाएगा। आप जानते हैं कि काजू किशमिश जो है, जब से अफ़गानिस्तान वॉर कंप्लीट हुआ है और अमेरिका भाग गया अफ़गानिस्तान से, वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया, तब से काजू किशमिश, बादाम के रेट भारत में काफ़ी बढ़ गए हैं। और यहाँ पे आपको 200-400 रुपये में किलो के हिसाब से काजू किशमिश प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यानी गड़बड़, पहला कि वो पैक्ड सामान आपको देंगे, और जब आप वापस बस में पहुँचोगे और जब चेक करोगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और मटेरियल कुछ और निकला, फिर बाद में आप वापस जाओगे उनसे लड़ने के लिए कि भाई मुझे जो आपने सामान दिया था वो सामान, वो चीज़ उसमें है नहीं, तो फिर वो लोग आपसे किसी भी प्रकार से बहसबाजी में आपसे पढ़ के बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 200-300 रुपये वाला सामान ना लें। जो ऑथेंटिक किराने की दुकान है वहाँ से जाके काजू किशमिश लें। एक बात और है, यहाँ पे पर्ल बेचने वाले भी काफ़ी रहते हैं। जब मैं द्वारका में था और रामेश्वरम में था तो वहाँ पे पर्ल यानी मोती बेचने वाले नहीं रहते थे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको चुपचाप ब्लैक मार्केट की तरह प्रोवाइड करवाएगा मोती। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक मोती है वो भी आप जो ज्वेलरी वाले हैं उनसे लें। तो जो मोती मिलते हैं या तो वो फेक होते हैं या तो इतनी घटिया क्वालिटी के होते हैं जिसका दाम सिर्फ 10 से 15 रुपये ही होता है। तो उड़ीसा टूरिज्म का अगला पड़ाव है लिंगराज मंदिर। एक्चुअल में लिंगराज नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि शिव जी का मंदिर है। फॉर्चुनेटली ये लिंगराज त्रिभुवनेश्वर का मंदिर है। तो ये कंबाइन फॉर्मेशन है शिव जी का और
विष्णु जी का। कहते हैं कि यहाँ पे एक समय में 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच सोमवंशी राज के राजाओं का शासन था। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 1 लाख से सिर्फ एक कम मंदिर बना था, यानी 99,999 मंदिर थे। अब इस समय पे यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ 107 मंदिर हैं। अच्छा, यहाँ पे लिंगराज मंदिर में मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। सामने पीछे मेरी बस और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पूरे मंदिर का, आसपास का पूरे प्रांगण का वीडियो आप ले सकते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ये कलिंग आर्किटेक्चर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की मंदिर शैलियाँ हैं, मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं। पहली है नागर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा फेमस है। दूसरी है वेसर, जो मध्य भारत में ज़्यादा फेमस है। और तीसरी है द्रविड़, जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है। मगर ये जो मंदिर निर्माण शैली है ये कलिंग मंदिर निर्माण शैली है। तो इस तरह के मंदिर निर्माण की शैली आप सिर्फ उड़ीसा में ही पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ये एक प्रकार की मूर्ति है, आप कह सकते हैं, जिसमें शिवजी और विष्णु जी दोनों भगवानों का सम्मिलित रूप है, इसीलिए इसे त्रिभुवनेश्वर बोलते हैं। और त्रिभुवनेश्वर शब्द से ही भुवनेश्वर शब्द बना, जो कि आज उड़ीसा की कैपिटल है। जब आदि शंकराचार्य यहाँ पे आते हैं तो उनके द्वारा एक कोट किया जाता है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं या फिर आप एक लिंगराज त्रिभुवनेश्वर के दर्शन करते हैं तो दोनों का पलड़ा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो अंदर मूर्ति बनी हुई है, बोलते हैं कि सिर्फ 1 इंच ही मूर्ति है यहाँ पे, तो बाकी जो ओरिजिनल मूर्ति है वो पाताल में है। अब ऐसा क्यों है? बोला जाता है कि एक्चुअल में दुनिया में पाप जो ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए धीरे धीरे इनकी हाइट इस धरती में कम हो रही है और वो पाताल में समाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो मूर्ति पाएंगे लिंगराज की, वो सिर्फ 1 इंच ही देखने को मिलेगी, वरना आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे शिवजी और विष्णु जी दोनों एक साथ विराजमान हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बाहर वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि आपको देंगे बेलपत्तर और तुलसी दोनों एक साथ। क्योंकि सब जानते हैं कि तुलसी कभी भी शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती और बेलपत्तर कभी भी विष्णु जी को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि यहाँ पे विराजमान है शंकर जी और विष्णु जी एक साथ, इसलिए दोनों एक साथ आपको चढ़ाना पड़ेगा और ऐसा यहाँ पे मान्यता है। उड़ीसा टूरिज्म की जो बस है जिससे मैं आया हूँ, और आप भी आएंगे अगर आप आना चाहें तो उतरने से पहले यहाँ पे पंडा आएंगे। पंडा आपसे 51 रुपये या 101 रुपये लेंगे ताकि यहाँ पे आपको प्रसाद दिया जा सके। आपकी इच्छा है तो आप उन्हें 51 रुपये या 101 रुपये दे सकते हैं। तो जब आप लौटेंगे बस में तो आपको वो प्रसाद ला के दे देंगे। एक बात और है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउ किया जाता है, अंदर हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नाम और गोत्र दोनों मांग लिया जाता है और उनके नाम से यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो आप 51 रुपये या फिर आप 101 रुपये का चढ़ावा यहाँ पे दे सकते हैं। और जब आप वापस बस में लौटेंगे और बस चलने को होगी तो आपको वो प्रसाद दे देंगे, सूखा प्रसाद देंगे, ताकि आप इसे घर में ले जा सकें। आप अपने नाम से या अपने परिवार के नाम से या आपके परिचित के नाम से या फिर आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसके नाम से यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एकदम से समाधि ना ले लीजिएगा, क्योंकि बस की टाइमिंग सिर्फ आधे घंटे की, यहाँ पे सिर्फ बस आधे घंटे के लिए ही रुकती है। तो यहाँ पे आप आधे घंटे के लिए ही रुकें। यहाँ पे मंदिर घूमेंगे आप तो कुल मिला के बोलते हैं कि यहाँ पे 14 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। तो आप यहाँ पे घूमने ना लग जाइएगा, क्योंकि समय काफ़ी व्यर्थ होगा आपका। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, अगल बगल घूमने में आपको परेशानी हो रही है, तो यहाँ से कहते हैं कि आप एक जगह खड़े हो जाइए, उनकी तरफ देखिए मंदिर के प्राचीर की ओर, और सिर्फ पूजा कर लीजिए, उतने में ही आपको पुण्य मिल जाएगा। तो बस वाले आपको बता देंगे, जो गाइड हैं वो बता देंगे कि यहाँ से आप आइए, ये रही सीढ़ी 15 स्टेप की है, यहाँ पे आप चढ़ जाइए, यहाँ पे आप बैठ जाइए। जैसे कि मैं फ़िलहाल अकेला हूँ यहाँ पे पूरी तरह से। आसपास भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, बाद में डेमोलिश कर दिया गया था आक्रांताओं द्वारा, लेकिन अभी भी मूल जो मंदिर है वो भी बचा हुआ है, उसकी प्राचीर बची हुई है सुंदर सा। तो यहाँ पे आप आके एक बार ध्यान कर लीजिएगा, तो इतने में ही आपको पुण्य मिल जाएगा। सुबह आ रहा था तो रास्ते में कोहरा हम लोग को दिख रहा था, तो सोच रहे थे कि थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक रहेगा, बट अभी भी यहाँ पे 40-42 डिग्री का टेम्परेचर है। और जो मैं आपको बता रहा था कि पंडित जी फिर आके आपको शुरू में आपका नाम वगैरह गोत्र वगैरह लिखवा लेंगे और बाद में चढ़ावा और आपका प्रसाद जो आप लौटेंगे दर्शन करके तो आपको देंगे। तो ये है मेरा प्रसाद। और पंडित से मैंने ये पूछ लिया था कि भाई ये कितने दिन चलेगा, तो आप इसे 1 महीने तक चला सकते हैं, क्योंकि सूखा प्रसाद है। तो
वरी करने वाली बात नहीं है, आप इसे 1 महीने तक चला सकते हैं। आसपास अगर जाते हैं तो पूजा पाठ कराने ना बैठ जाइएगा। अगर आप बस से आते तो हाँ, प्राइवेट अगर आते हैं तो आप पूजा पाठ करवाइए, जो आपको यज्ञ करवाना है यज्ञ करवाइए, मगर यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट ही रहता है, तो 30 मिनट आपके पास समय है, तो 30 मिनट में ही आपको सब कुछ कर देना है। प्रसाद ज़रूर ले लीजिएगा, प्रसाद 1 महीने तक चलेगा। चलो अभी मैं खोल के मैंने इसे देखा नहीं है, घर जाके इसकी ओपनिंग करूँगा। तो जय हो लिंगराज। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं उदयगिरी खंडगिरी केव के पास। पीछे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। कहते हैं कि इसे 2 सेंचुरी BC में, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 200 वर्ष पहले कलिंगाधिपति खारवेल द्वारा बनवाया गया था। एक्चुअली जो गुफाएं हैं वो कहते हैं कि सैंडस्टोन से बनी हुई है, तो गर्मी में ठंडी का एहसास और ठंडी में गर्मी का एहसास। एक्चुअली इन केव को बनाने का कारण था, यहाँ पे जैन धर्म से जो बिलोंग किया करते थे वो यहाँ पे आके ध्यान लगाया करते, तो ये एक्चुअल में बनाने का कारण वही था, ध्यान लगाने का। गेट से जब आप एंट्री करेंगे वहाँ से तो राइट की तरफ मुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ से ही नंबरिंग चालू होती है। केव नंबर 1, 2, 3, 4, फिर आगे का प्रोसीजर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग केव नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि इतिहास को मैंने जितना पढ़ा है तो उड़िया लोग थोड़ा सा रेबल हुआ करते थे, जो साम्राज्यवादी विचारधाराओं में ज़्यादा बिलीव किया करते थे। एक समय में मौर्यों ने नंद वंश की समाप्ति कर दी थी। नंद वंशों ने आक्रमण किया था कलिंग में, और कलिंग में आक्रमण के बाद कलिंग पे कब्जा कर लिया था। जैसे ही नंद की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो कलिंग आज़ाद हो जाता है। यहाँ के रेबेलियस राजा थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों एक महान सम्राट थे, परंतु वो कलिंग पे अधिकार नहीं कर पाते, तो अशोक इसमें लग जाते हैं। अब क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक लोगों को हरा दिया था, सेल्यूकस निकेटर आपने नाम सुना होगा, तो जिन्होंने सेलुसाइड एम्पायर की स्थापना की थी, जो कि अलेक्जेंडर के जनरल थे। उन्होंने ये पढ़ लिया था कि अलेक्जेंडर भले लौट रहे हैं पर मैं वापस लौटूंगा और भारत को विजित करूंगा। तो वो पहुंच तो गए थे, परंतु 302-303 के आसपास वो भारत की सीमा तक पहुंचते हैं और उन्हें फिर चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं, और 297 के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, उसके बाद बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार भी प्रयास करते हैं कलिंग को जीतने की, परंतु हार जाते हैं। वो दक्षिण राज्यों को जीत जाते हैं सारे के सारे, परंतु कलिंग को नहीं जीत पाते। फिर अशोक का काल आता है और अशोक बनते हैं सम्राट। वैसे 273 में ही बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, परंतु 5 साल तक गृह युद्ध चलता है सुशीम और अशोक के बीच। 99 जो उनके भाई होते हैं उनकी हत्या करते हैं अशोक। तो ये रहा केव नंबर 1, सारा केव नंबर 1 है। केव नंबर 1 बोर्ड बना हुआ है रानी गुफा 2 मंजिला विहार। ये पूरा केव नंबर 1 है। तो अशोक द्वारा कब्जा कर लिया जाता है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में, यानी कलिंग में। तो जो हम लोग धौली गए थे वो एक्चुअली में बैटल फील्ड था एक समय पे। वहाँ पे 5 लाख सिविलियन और सोल्जर्स मारे जाते हैं धौली में। तो ड्रेनेज सिस्टम से खून है बहते बहते दया रिवर में आता है और दया रिवर पूरी की पूरी लाल हो जाती है। उसके बाद हम लोग गए थे लिंगराज टेम्पल में। लिंगराज टेम्पल जब आपको लिस्ट दी जाएगी कहाँ कहाँ को घुमाया जाएगा बाई बस, तो उसमें कई सारी जगह बताई जाएंगी। सिद्धेश्वर और मुक्तेश्वर लिंगराज में ही स्थित है, तो ऐसा कन्फ्यूज मत होइएगा कि भाई सिद्धेश्वर और मुक्तेश्वर अलग से आपको दिखाया जाएगा। वहीं पे है, कई सारे मंदिर हैं। शिवलिंग वहाँ पे तकरीबन 107 शिवलिंग है, और भी सारे शिवलिंग थे, मगर धीरे धीरे जो आने वाले समय में वो ख़राब होते गए, टूटते गए, और कुछ ही बचे हुए हैं। वहाँ मंदिर भी काफ़ी कम बचे हुए हैं। कहते हैं उस वक्त जब मंदिर बन रहे थे 9वीं और 10वीं सदी में सोमवंशी राजवंशों के द्वारा, तो वहाँ पे 99,999 मंदिर थे, यानी 1 लाख में 1 कम। और ये रही दूसरी गुफा, बाजा घर गुफा। अब आती बात रिबेलियस कलिंगाधिपति खारवेल की। तो खारवेल में कई सारे डिबेट हैं। कहते हैं डिमिट्रियस को वो हराते हैं, जो कि इंडो ग्रीक सम्राट थे। जब अलेक्जेंडर लौट जाता है तो वो अपने गवर्नर्स को
जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं देता है, बांट देता है। उनको ग्रीक में क्षत्रप बोला जाता था। जैसे बोलते हैं कि क्षत्रिय एक जाति होती है हिंदू वर्ग में, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य के शूद्र होते, तो क्षत्रिय और क्षत्रप में अंतर है। क्षत्रप जनरल्स कहलाते थे ग्रीक द्वारा, तो उनसे कंपेयर ना करिएगा। तो उन क्षत्रपों को बाद में हराया जाता है। वो क्षत्रप बैक्टीरिया के ही आसपास सीमित रह जाते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आसपास। वो लगातार भारत के बाकी जगहों पे कब्जा और हमला किया करते थे। तो फिर हम लोग 3 और 4 गुफा के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पे कैमरा वगैरह सब अलाउ है, तो चप्पल भी अलाउ है, तो आप चप्पल वगैरह सब पहन सकते हैं। अब यहाँ पे जैन जो धर्म के अनुयायी है, यहाँ पे आके अब ध्यान नहीं लगाते, क्योंकि अब ये संरक्षित मॉन्यूमेंट है। कुछ जगहों पे यहाँ पे शीशा लगा दिया गया, पत्थर से ढक दिया गया, ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। कहते हैं कि कलिंगाधिपति खारवेल 16 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे, और उन्होंने 13 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया था। कई सारे विवाद भी है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वो 100 BC में, यानी 1st सेंचुरी BC, यानी 103 में वो यहाँ पे सम्राट बनते हैं। कुछ का ये कहना है कि वो 200 BC, यानी उसके भी पहले, यानी 200 वर्ष पहले भी यहाँ पे सम्राट बने थे। तो ऐसा क्यों है, क्लेरिफिकेशन नहीं है। अभी रिसर्चेस जारी हैं, क्योंकि 180 से 187 के बीच में ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई थी पाटलिपुत्र में, जो कि वहाँ के शुंग, पुष्यमित्र शुंग, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जो कि आखिरी मौर्य शासक थे। ये है अलकापुरी गुफा, केव नंबर 4, और ये है छोटा हाथी गुफा। यहाँ पे एक गुफा नहीं है, एक ही जगह पे 3, 4, 5, 6, 10 गुफाएं इकट्ठा हैं। यहाँ पे पूरा क्लस्टर है, कहीं पे आपको क्लस्टर मिल जाएगा, कहीं पे आप इक्का दुक्का ही गुफा मिलेगी। तो ये जो पीछे है वो जय विजया केव है, जो कि पूरा क्लस्टर है गुफाओं का। तो डेमेट्रियस उस वक्त इंडो ग्रीक, जो कि बैक्टीरिया के आसपास था, वहाँ का वो शासक था। तो अब यहाँ पे गुफाओं में मी करके एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि जो मी है वो डेमेट्रियस से बिलोंग करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, उसके बाद हिंदी बनता है, यानी हिंदी का जो पूरा लाइन है वो संस्कृत से शुरू होता है, यानी पाली प्राकृत। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं अशोक के समय में, वो आप प्राकृत या पाली में आप पाएंगे, क्योंकि मौर्य जो है वो बुद्ध धर्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार किया करते थे कि अब ब्राह्मण आते हैं तो आपस से यहाँ पे ब्राह्मणों का शासन हो जाता है और हिंदू धर्म फिर से प्रचार प्रसारित हो जाता है। कलिंगाधिपति खारवेल यहाँ पे जैन धर्म को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे जो गुफाएँ हैं आप देख रहे हैं, ये सब जैनों के लिए बनाई गई थी। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लंगूर काफ़ी सारे हैं, तो खाने पीने का सामान थोड़ा संभाल के लाइएगा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी संभाल के लाइएगा, क्योंकि लंगूर छीना झपटी कर सकते हैं, जैसे कि ये। पैरों को थोड़ा संभाल के जब आप यहाँ पे आइएगा तो थोड़ा संभाल के चलिएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे केव नंबर 15 है, जो कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन के जो पत्थर हैं वो काफ़ी तीखे हैं। फिसलदार तो नहीं है, यहाँ पे आप फिसलेंगे तो नहीं, बरसात में हो सकता है आप फिसल सकें, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई ख़ास परेशानी नहीं है। गर्मियों में, बरसात में ज़रूर बचिएगा। मैं नीचे देख के चल रहा हूँ, गिरूँगा तो गया। वाह, क्या बात है, बिना सीमेंट की सीढ़ियाँ उस ज़माने में। केव नंबर 11। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ एक केव में। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तगड़ी है। काफ़ी छोटा यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए जगह है, थोड़ा रख के दिखाता हूँ। इतनी ऊंचाई है बस, आराम। हाँ, 5 फुट 7 इंच। यहाँ पे 6 फुट का आदमी आराम से बैठ सकता है। ठीक है, ध्यान कर लो आराम से। ओम नमः शिवाय।
अपन कुछ मेडिटेशन करते हैं। ये बुद्धिस्ट है ना। तो यहाँ पे है एक विश्व प्रसिद्ध बाघ गुफा जो कि है केव नंबर 12। दांत वगैरह लगता टूट गए हैं। ये रहा K9, ये नाक है, पैरों संभाल के, और ये पूरा का पूरा मुंह वाला स्ट्रक्चर, और ये है शायद आँख। तो ये आँख, ये दांत, K9 वाला दांत यहाँ पे हल्का सा बचा हुआ है, और अंदर है गुफा, बाघ गुफा। बाघ गुफा अंदर दिख रहा है। कई सारी भाषाओं में कुछ ना कुछ अंदर गुदा हुआ है, तो ख़राब करने में कोई कसर। अरे यहाँ तो छिपकली है, छिपकली बाघ के मुंह में छिपकली। और ये पिछले 2000 सालों से टिका हुआ है, 2200, कुछ लोग बोलते हैं 2100। भारत में 2 ऐसे सम्राट रहे हैं जिनके विषय में अभी भी रिसर्च चल रही है। तो सबसे पुराने सम्राट जिनके विषय में ज़्यादा विवाद है वो है कलिंगाधिपति खारवेल, जो कि उड़ीसा राज्य से बिलोंग किया करते थे, जिन्होंने भारत के उत्तर यानी पाटलिपुत्र से नीचे तमिलनाडु तक अधिकार कर लिया था। दूसरे जो राजा हुए थे वो राजा विक्रमादित्य थे, जो कि विक्रम संवत की स्थापना करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य सम्राट बनते हैं, जो कि मालवा से बिलोंग किया करते थे। तो उज्जैन जो है पहले उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, और कलिंगाधिपति खारवेल जो थे वो चेदी वंश से बिलोंग किया करते थे, ऐसा माना जाता है। चेदी एक्चुअल में एक राज्य था जो कि महाजनपद काल से बिलोंग किया करता था। तो महाजनपद काल से ही चेदी राज्य है वो अस्तित्व में था। उन्होंने महामेघवाहन वंश की स्थापना की थी कलिंगाधिपति खारवेल ने, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके पहले के और उनके बाद के राजा या सम्राट के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो इसीलिए उनको चेदी वंश के वंशज ही माना जाता है। अच्छा, जब आप बस से आएंगे तो यहाँ पे जो किराया है केव्स का वो लगभग 25 रुपये पर हेड है। तो आपने जो 300 रुपये दिए थे वो उसी में से कट जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, जो आपके साथ गवर्नमेंट गाइड हैं वो आए हुए रहते हैं, वो पहले से जाके गेट पे खड़े हो जाएंगे। क्यू बना के रखिएगा ताकि आपको एंट्री मिल जाए डायरेक्ट। पता चले कि आप बाद में आ रहे हैं, बस में बैठे रह गए और फिर बाद में एंट्री करते हैं तो फिर अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, क्यू बना के आइएगा, एक साथ रहिएगा, तो आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आपका समय एक तरह से बच जाएगा। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से आगे बढ़ के हम लोग पहुँच गए नंदन कानन जू, जो कि लगभग 23 से 25 मिनट की दूरी पे है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से। और स्वागत हम लोग का 50 रुपये टिकट से हुआ, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पे कर दिया था अपने गाइड को, जो कि जिस बस से हम लोग आए हुए हैं सरकारी। तो पहला जो हम लोग का पड़ाव है ज़ू में वो है मोर, सफ़ेद मोर। खैर एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको सफारी जो छोटी छोटी जो कार्ट बसें हैं वो वाली, उससे घुमाया जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ये जो 6 बसें हैं इसमें आपको लगातार चेंज करना होगा, तो एक साथ ग्रुप में बने रहिएगा। 6 से 9 तक आपको बस में ही बैठा के बाकी जगह घुमाया जाएगा, तो कभी भी ग्रुप से अलग मत होइएगा। तो पहले जो हम लोग देख रहे थे वो ईमू था, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी, और यहाँ पे बगल में है ऑस्ट्रिच, जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी के पिंजड़े में एक नेवला और बंदर बैठे हुए थे। वाह, शायद ऑस्ट्रिच की सवारी करनी हो। यहाँ पे है नीलगाय, वो पीछे वाला, और ये छोटे वाले हॉग डियर। एक्चुअल में जो नीलगाय है वो गाय नहीं है, वो हिरन है।
हिरण की प्रजाति जो सबसे बड़े हिरणों में से कहलाती है। नीलगाय का नाम नीलगाय इसलिए पड़ गया क्योंकि वो गाय के बराबर हाइट की होती हैं और सींग जो होती है थोड़ी सी नुकीली होती है, ऊपर की उठी हुई। जैसे बारहसिंगा का आप देखेंगे तो कई सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं सींगों में, तो हिरण कम दिखते हैं वो और गाय ज़्यादा, और गाय के समान मजबूत भी होते हैं। तो जब भी किसान वगैरह अपनी खेती बाड़ी करते हैं नॉर्थ इंडियन में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, तो वहाँ नीलगाय काफ़ी आती हैं और उनके जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको नष्ट कर दिया करती हैं। झुंड में आती हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ पूरा का पूरा एक साथ खा लेती हैं। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता है इंसानों और जानवरों के बीच में। गलती हमारी है, हमने उनके जंगलों को काट दिया, ख़त्म कर दिया, तो इसलिए अब उनके पास ग्रासलैंड मिला ही नहीं, यानी फॉरेस्ट रह ही नहीं गया, तो वो अब सीधे एग्रीकल्चर फील्ड पे धावा कर देते हैं।